Assalamu alaikum dear student, how are you? Class 10 Subject Computer Science. Lecture number 3 Unit 2. स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक क्लियर किए थे, जिस टॉपिक पे हमने बात की थी वो थी इंट्रोडक्शन टू GW बेसिक, मोड्स ऑफ ऑपरेशंस, राइटिंग प्रोग्राम्स इन GW बेसिक, स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक्स, रिजर्व वर्ड्स, वेरिएबल्स। ये टॉपिक पेज नंबर 13 से लेके 17 तक थे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 है। आज के लेक्चर के जो टॉपिक हैं उनमें पहला जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल नंबर 2.7.1 रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है जो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिक कमांड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल में कौन सी चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखना पड़ती हैं। रूल्स फॉर नेमिंग में हम देखते हैं ईच वेरिएबल दैट इज यूज्ड इन अ बेसिक प्रोग्राम मस्ट हैव अ नेम। बेसिक के अंदर जो भी प्रोग्राम यूज होगा हर वेरिएबल का कोई ना कोई एक नाम होगा। द नेम ऑफ अ वेरिएबल इज यूज्ड फॉर फर्दर रेफरेंसेस मेड टू इट। उसी नाम की वेरिएबल के उसी नाम की से उसमें मज़ीद जो है हम रेफरेंसेस बना सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ एक्सेस्ड बाय इट्स नेम। जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो उसके नाम के ज़रिए एक्सेस की जा सकेगी। अगर किसी वेरिएबल को कोई नाम असाइन नहीं होगा तो हम उसकी वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसको कोई नाम जो है वो असाइन करना कंपलसरी होता है। इन GW बेसिक देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। दीज आर GW बेसिक के अंदर कुछ रूल्स हैं जिनके ज़रिए वेरिएबल को नेम असाइन किया जाता है। सबसे पहले इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग। GW बेसिक के अंदर जो वेरिएबल का नेम होगा वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। ये एक रूल है GW बेसिक के अंदर जिस पर अमल करना बहुत ज़रूरी होगा। यानी वेरिएबल नेम जो भी होगा उसकी जो लेंथ है वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, द वेरिएबल नेम मे कंटेन अल्फ़ाबेट्स। वेरिएबल का जो नेम होता है वो अल्फ़ाबेट पर भी मुश्तमिल हो सकता है। अल्फ़ाबेट दो किस्म के हो सकते हैं, एक अपर केस और दूसरा लोअर केस। इसके अलावा वेरिएबल नेम में नंबर्स,
एंड डेसिमल पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट करैक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। जो वेरिएबल का नेम होगा उसमें जो पहला करैक्टर होगा, फर्स्ट करैक्टर, वो हमेशा अल्फ़ाबेट होगा। हमने देखा कि नंबर्स और डेसिमल पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट के साथ नंबर्स, डेसिमल पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, मगर एक रूल है कि जब भी हम वेरिएबल को नेम असाइन करेंगे तो सबसे पहले जो उसका फर्स्ट करैक्टर होगा वो हमेशा अल्फ़ाबेट ही होगा। वो क्या होगा? अल्फ़ाबेट होगा। इसके अलावा रिजर्व वर्ड्स कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड को भी हम वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड क्या है? पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से रिजर्व वर्ड के बारे में देखा था कि रिजर्व वर्ड क्या होते हैं। मसलन रिजर्व वर्ड के अंदर एक वर्ड होता है इफ, एल्स, देन और वाइल। ये वो वर्ड्स हैं जो रिजर्व किए जाते हैं, और ये रिजर्व वर्ड जो होते हैं ये वेरिएबल के नेम के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। जब भी वेरिएबल को नेम असाइन किया जाएगा तो ब्लैंक जो स्पेसेस होंगी वो उसकी इजाज़त नहीं होगी, उसकी परमिशन नहीं होगी। कोई ना कोई करैक्टर, डिजिट, नंबर या डेसिमल ज़रूर एंटर करना होगा। ब्लैंक स्पेसेस की ज़रूरत नहीं होगी और इसकी परमिशन नहीं होगी। However, the last character of a variable name may be a special type declaration character। जो लास्ट करैक्टर होगा उस वेरिएबल नेम का, वो स्पेशल किस्म के जो डिक्लेरेशन करैक्टर होते हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक लंबी लिस्ट हमने देखी थी स्पेशल टाइप ऑफ डिक्लेरेशन जो करैक्टर थे, तो वो भी हो सकते हैं। द टाइप ऑफ वेरिएबल, जो कि वेरिएबल की टाइप होते हैं। If type of a variable is not specified, it is assumed as a real type variable। अगर उस वेरिएबल की जो टाइप है उसकी वजाहत ना की गई हो तो फिर ये तस्वर किया जाएगा कि ये जो वेरिएबल है ये रियल टाइप का होगा, ये रियल टाइप वेरिएबल होगा। अगर हम उसकी वजाहत कर दें फिर तो क्लियर है। जब हम किसी वेरिएबल की स्पेसिफिकेशन को वजाहत नहीं करेंगे, उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो फिर ये समझा जाएगा कि वो जो वेरिएबल है वो रियल टाइप वेरिएबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2.7.2। इस टॉपिक के अंदर टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर की बात की गई है कि टाइप डिक्लेरेशन जो करैक्टर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। इन GW बेसिक टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ये जो टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर है ये उस वेरिएबल की टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस टाइप का वो वेरिएबल है। फॉलोइंग टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन GW बेसिक। ये मदरजा झैल टाइप डिक्लेरेशन की एक लिस्ट है, एक टेबल में डिटेल से दिखाया गया है कि कौन से वेरिएबल कौन सी टाइप के हैं। ये करैक्टर हैं
ये टाइप ऑफ वेरिएबल है और इधर एक एग्जाम्पल भी दी गई है और फिर बताया गया है कि जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, ज़ाहिर है जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में कोई स्पेस ली जाती है, कुछ जगह वो इस्तेमाल करता है, वो यूज़ करता है। तो इसका मतलब है कि उसको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो करैक्टर है $। इसकी जो टाइप है वो है स्ट्रिंग वेरिएबल। ये $। क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल है। जब हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं, सपोज करें अ नेम $, और इसके लिए जो मेमोरी की रिक्वायर्ड होगी वो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रिंग की लेंथ होगी, यानी कि वो जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, उसकी कितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट करैक्टर है परसेंटेज। इसकी जो टाइप वेरिएबल है वो है इंटीजर वेरिएबल। इस वेरिएबल की जो टाइप है वो क्या है? इंटीजर वेरिएबल। इसकी मिसाल मार्क्स परसेंटेज में निकालते हैं। जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए वो 2 बाइट्स होती हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। ये आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बाइट्स उसकी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इंटीजर वेरिएबल 16 बिट्स को किस स्पेस लेते हैं, की जगह लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क्स सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल। एवरेज निकालने के लिए हम इस साइन को यूज करते हैं। जो मेमोरी लेगा ये 4 बाइट लेगा। जैसा कि हमने देखा कि एक बिट के अंदर, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 4 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 32 बिट्स जो हैं वो इसके लिए रिक्वायर्ड है। हैश डबल प्रिसिशन वेरिएबल, इसकी एग्जांपल है एरिया। इसके लिए जो बाइट की ज़रूरत है, इसके लिए जो मेमोरी की रिक्वायर्ड है वो है 8 बाइट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की, कि वेरिएबल की कितनी टाइप्स होती हैं जो बेसिक के अंदर यूज होती है। नॉर्मली देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कि वेरिएबल की 2 बुनियादी टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स और दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल 2 किस्म के वेरिएबल होते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल और दूसरे को हम कहते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट पे। कि कांस्टेंट क्या होते हैं, ये कौन सी वैल्यू होती है। A constant is a quantity whose value cannot be changed. कांस्टेंट कोई भी एक क्वांटिटी होती है जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। वेरिएबल के लफ्ज़ से ही हमें समझ आ जाता है कि इस क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। वेरिएबल यानी बदलने वाला। वेरिएबल की तो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, मगर कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अनलाइक अ वेरिएबल, द वैल्यू स्टोर्ड इन अ कांस्टेंट कांट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो फिर हम उस कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, जबकि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ही।
कांस्टेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते। इन बेसिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, दीज आर न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। दो किस्म के कांस्टेंट होते हैं, एक को हम न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं और दूसरे को हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है जी? अ सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट इज एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद आइदर, जिसके अंदर 7 और फ्यूर डिजिट्स होते हैं, 7 या 7 से कम डिजिट्स होंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग ई, अ ट्रेलिंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है? इनमें क्या हो सकता है? 8 और मोर डिजिट्स न्यूमेरिक, 8 और मोर डिजिट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए डी यूज की जाती है और ट्रेलिंग नंबर साइन हैश यूज किया जाता है। इसके लिए मजीद इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट कौन से होते हैं और डबल प्रिसिशन कांस्टेंट क्या होते हैं? सिंगल प्रिसिशन जो कांस्टेंट हैं उनकी ये लिस्ट है, और जो डबल प्रिसिशन कांस्टेंट हैं वो ये हैं। ये वो कांस्टेंट हैं जो सिंगल प्रिसिशन के तौर पर यूज होते हैं और ये वो कांस्टेंट हैं जो डबल प्रिसिशन के तौर पर यूज होते हैं। इस तरह के और भी कांस्टेंट यूज हो सकते हैं मगर सेम इसी तरह के। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं? आर्टिकल नंबर 2.8.2 स्ट्रिंग कांस्टेंट। A string constant is the sequence of alphanumeric characters enclosed in double quotation marks। स्ट्रिंग कांस्टेंट एक सीक्वेंस होती है किसकी? अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स की, जो कि डबल कोटेशन के मार्क्स के अंदर क्लोज होते हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 255 कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट की जो ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ हो सकती है वो 255 होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अब स्ट्रिंग कांस्टेंट की हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक वर्ड है लाहौर, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट के तौर पर यूज़ होता है। 4900, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब इस तरह की वैल्यू यूज़ हो सकती है। आई लव पाकिस्तान, आई लिव इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये वो वैल्यूज़ हैं जो स्ट्रिंग कांस्टेंट के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिक कमांड्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कमांड्स। कमांड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है GW बेसिक में। हम जितना भी काम करते हैं, प्रोग्राम राइट करते हैं, डिफरेंट कमांड्स की मदद से हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। हर कमांड का कोई मकसद होता है, उसका कोई ऑब्जेक्ट होता है। अब हम फर्दर हर एक कमांड को देखते हैं डिटेल से। बेसिक कमांड्स, हेयर आर सम कॉमनली यूज कमांड्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज में जो कॉमनली यूज होने वाली कमांड्स हैं हम उन पे बात करने लगे हैं। आर्टिकल नंबर 2.9.1 ऑटो कमांड। पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रोग्राम लिखे थे, उसके अंदर हमने ऑटो कमांड का यूज भी किया था। ये किस लिए यूज करते हैं? दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ईच टाइम द एंटर की इज प्रेस्ड।
प्रोग्राम के अंदर लाइन जो है वो जनरेट की जाती हैं, हर बार एंटर को प्रेस किया जाता है और नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाती है। हर लाइन को कोई नंबर भी असाइन होता है, वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइन को कौन सा नंबर, किस रेंज का नंबर जो है वो असाइन होता है। इसका सिंटैक्स है ऑटो वो लाइन नंबर, उसका इंक्रीमेंट, ऑटो और उसका इंक्रीमेंट। ये दो सिंटैक्स हैं जिसके ज़रिए हम ऑटो कमांड को यूज़र कर सकते हैं। अब हम ऑटो कमांड की जो एग्जाम्पल है उन पे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के अंदर ऑटो कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कमांड लिखी है ऑटो 100, 20 जनरेट्स लाइन नंबर 100, 120, 140 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि जो लाइन का नंबर है वो है 100। अब इसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो 20 का होगा। अब नेक्स्ट जो लाइन आएगी, ये देखिए पहली लाइन क्या है 100 की, नेक्स्ट लाइन क्या है 120 और नेक्स्ट उसके बाद कौन सी लाइन है 140। यानी कि ये लाइन नंबर है और ये उसका इंक्रीमेंट है। ऑटो, अगर हम सिंपल ऑटो टाइप करते हैं तो इसका क्या मतलब है, जनरेट्स लाइन नंबर्स 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। जब हम सिंपल ऑटो प्रोग्राम के अंदर टाइप करते हैं तो इसका मतलब है जो हमारी लाइन नंबर है वो 10 से स्टार्ट होगी और 10 का ही इंक्रीमेंट होगा। ये ऊपर वाली एग्जांपल में हमने क्या देखा, लाइन तो 100 से स्टार्ट हो रही है मगर उसमें इंक्रीमेंट क्या है 20 का। जब हम सिंपली ऑटो टाइप करेंगे तो इसका मतलब है कि जो लाइन है वो 100 से स्टार्ट होगी और उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो भी 10 का होगा। लाइन जो है 10 से स्टार्ट होगी और उसका जो इंक्रीमेंट है वो भी 10 का होगा, यानी 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40 एंड सो ऑन। ऑटो 50 जनरेट्स लाइन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन नंबर स्पेसिफाइड इन द लिस्ट इन द लास्ट ऑटो कमांड विद द इंक्रीमेंट ऑफ 50। जो लास्ट हमारी लाइन होती है वहीं से ही जो हमारा इंक्रीमेंट वो हम स्टार्ट करेंगे। ये जो लिखा हुआ है ऑटो कॉमा 50, इसका मतलब है कि अब जो लाइन यूज हो रही है उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी उसके अंदर कौन सा इंक्रीमेंट होगा, वो 50 का होगा। 50 का इंक्रीमेंट करके और नेक्स्ट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट होगी। अब हम बात करते हैं क्लियर कमांड पर कि क्लियर कमांड GW बेसिक के अंदर कैसे यूज हो रही है। क्लियर कमांड का क्या यूज है। दिस कमांड सेट्स द वैल्यूज ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स टू 0। जितने भी न्यूमेरिक वेरिएबल होंगे उनको जो वैल्यू असाइन की जाएगी वो क्या होगी 0। जब हम क्लियर कमांड को यूज करते हैं जितने भी न्यूमेरिक वेरिएबल होंगे उनको कौन सी वैल्यू असाइन होगी 0। द वैल्यूज ऑफ ऑल स्ट्रिंग वेरिएबल्स टू नल ओपन एंड क्लोज ऑल फाइल्स। जो स्ट्रिंग वेरिएबल होंगे उनको नल वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसका सिंटैक्स देखें, क्लियर एग्जांपल। ये जो बॉक्स के अंदर एक एग्जांपल दिखाई गई है ये इसी की एग्जांपल है। ये क्लियर कमांड यूज हुई है। देखें एक प्रोग्राम लिखा हुआ है ओके। आपको पता है कि जब भी हम बेसिक के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ओके का मैसेज जो है वो शो होता है। ओके x इज इक्वल टू 100। ओके इसका मतलब है कि वेरिएबल जो x है इसको वैल्यू असाइन हुई है 50। अब हम नेक्स्ट जो कमांड देते हैं प्रिंट x कि जो x की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, जब हमने कमांड दी तो इसकी वैल्यू हमें प्रिंट होगी, मिल गई है 100।
ओके का मैसेज आ गया। अगर हम क्लियर की कमांड यूज करते हैं तो देखें जो प्रिंट x है उसकी जो वैल्यू हमें मिली थी 100, जैसा कि उसने बताया है कि न्यूमेरिक जो वेरिएबल होंगी वो 0 हो जाएंगी। तो इधर x की जो वैल्यू हमें मिली है 100, वो देखें वो 0 हो गई है, उसको उसने क्या किया, 0 कर दिया। तो ये इसकी वैल्यू 0 हो गया और ओके का मैसेज शो हो गया। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है CLS क्लियर स्क्रीन। आर्टिकल 2.9.3 CLS कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन। जो स्क्रीन के ऊपर जितना भी डाटा होगा उसको क्लियर करने के लिए हम CLS का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स देखें, CLS n। अब n की जो वैल्यू है ये जब डिफरेंट होगी तो इसका मकसद भी डिफरेंट होगा, इसका जो काम है वो भी डिफरेंट होगा। अब देखते हैं एग्जांपल से कि जब n की वैल्यू चेंज होती है तो फिर उसके क्या मीनिंग हो सकते हैं। वैल्यूज ऑफ n, ये n की वैल्यूज हैं और ये इसके अफेक्ट हैं। जब n को वैल्यू 0 साइन होगी इसका मतलब है क्लियर द स्क्रीन ऑफ ऑल टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। स्क्रीन के ऊपर जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी ग्राफिक्स होगा, वो सब का सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, रेज हो जाएगा। जब n की वैल्यू 1 होगी क्लियर्स ओनली द ग्राफिक्स। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स क्लियर किए जाएंगे। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो फिर टेक्स्ट को क्लियर किया जाएगा। तो ये क्लियर की एग्जांपल थी कि मुख्तलिफ तरीके से हम जब n की वैल्यू चेंज होती है क्लियर कमांड के अंदर तो उसके अफेक्ट भी चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है जिस पे हम बात करने लगे हैं वो है डिलीट कमांड। आर्टिकल नंबर 2.9.4 डिलीट कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट प्रोग्राम लाइंस और लाइन रेंज। प्रोग्राम की लाइन को या उसकी लाइन की रेंज को, लाइन रेंज ऑफ लोडेड प्रोग्राम, जो प्रोग्राम लोड होता है उसकी लाइन को या उसकी लाइन की रेंज को क्या करता है, डिलीट करता है। इसका सिंटैक्स देखें, डिलीट लाइन नंबर यानी कि किस लाइन से किस लाइन तक, लाइन नंबर किस लाइन से लेके कहां तक। ये इसकी एग्जांपल है, देखते हैं। डिलीट 70, इसका मतलब ये है डिलीट लाइन नंबर 70 कि जो 70 वाली लाइन नंबर है उसको डिलीट कर दिया जाए। डिलीट 50 टू 150, इसका मतलब है डिलीट लाइंस 50 थ्रू 150 50 से लेकर 150 तक जो लाइन है उसको डिलीट कर दिया जाएगा। डिलीट 80, इसमें यह बताया गया है कि डिलीट ऑल लाइंस फ्रॉम स्टार्टिंग अप टू इंक्लूडिंग लाइन 80। ये रेंज बताई गई है कि पहली लाइन से स्टार्ट अप, पहली लाइन से लेकर लाइन नंबर 80 तक जितनी भी लाइन होंगी उनको डिलीट कर दिया जाए। नेक्स्ट देखें एग्जांपल, डिलीट 120, डिलीट ऑल लाइंस फ्रॉम लाइन नंबर 120 टू द एंड। इसका मतलब यह है कि 120 से जो लाइन शुरू हो रही है वहां से लेकर लास्ट लाइन तक जितनी भी लाइन है उनको डिलीट कर दिया जाए। दोबारा देखिए कि डिलीट 120 डिलीट्स ऑल लाइंस फ्रॉम लाइन 120 टू द एंड, यानी कि 120 वाली लाइन से लेकर लास्ट वाली जो लाइन है प्रोग्राम की उस लाइन तक तमाम लाइन जो है उसको डिलीट कर दिया जाए। एडिट कमांड, नेक्स्ट जो कमांड है जिस पे हम बात करने लगे हैं वो है एडिट कमांड। आर्टिकल नंबर
2.9.5 edit command. This command is used to modify a program line. जो प्रोग्राम की लाइन है उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसका सिंटैक्स देखें, एडिट वो लाइन नंबर या सिंपली एडिट डॉट। एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। एडिट 140, इसका मतलब ये है डिस्प्लेज प्रोग्राम लाइन नंबर 140 फॉर एडिटिंग। प्रोग्राम की जो 140 वाली लाइन है उसको डिस्प्ले किया जाए ताकि उसके अंदर मज़ीद एडिटिंग की जा सके। एडिट डॉट डिस्प्ले द करंट प्रोग्राम लाइन फॉर एडिटिंग। जो प्रोग्राम की करंट लाइन होगी उसको डिस्प्ले किया जाए ताकि उसके अंदर एडिटिंग की जाए। नेक्स्ट हम कमांड देखते हैं फाइल्स कमांड। आर्टिकल नंबर 2.9.6 फाइल कमांड किस मकसद के लिए यूज होती है? दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल फाइल्स रिसाइडिंग ऑन द स्पेसिफाइड ड्राइव। जिस किसी भी ड्राइव के ऊपर या उस खास ड्राइव के ऊपर जो मुख्तलिफ नेम की जो लिस्ट होती है उसको हासिल करने के लिए हम फाइल कमांड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिखाई गई है नीचे। एग्जाम्पल 1 में देखें, सिंपली अगर हम कमांड फाइल यूज करते हैं इसका मतलब यह है लिस्ट ऑल फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी ऑफ द सिलेक्टेड ड्राइव। कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ ड्राइव्स होती हैं, जैसा कि आप देखते हैं सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव। तो जिस ड्राइव को आप सेलेक्ट करेंगे उस ड्राइव की जो करंट डायरेक्टरी होगी उसकी तमाम फाइल की जो लिस्ट है वो आपको शो की जाएगी जब हम सिंपली फाइल्स की कमांड यूज करते हैं। फाइल्स डॉट डॉक फाइल, इसका मतलब ये है कि लिस्ट ऑल फाइल्स हुज एक्सटेंशन इज डॉक। वो तमाम फाइलें शो होंगी जिनकी एक्सटेंशन डॉक होगी। ये डॉक्यूमेंट की है कि जो वो फाइलें जो डॉक्यूमेंट की होती हैं उसके लिए हम डॉक की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें फाइल्स डी कोलन डॉट लिस्ट ऑल फाइल्स ऑन द डी, यानी डी ड्राइव के ऊपर जितनी भी फाइल हैं उनकी लिस्ट दें। ड्राइव विद एनी एक्सटेंशन, अब उनकी एक्सटेंशन कोई भी हो सकती है, जितनी भी फाइल होंगी डी ड्राइव के अंदर वो आपको शो हो जाएंगी। नेक्स्ट देखें फाइल्स मार्क क्वेश्चन मार्क्स है डॉट एक्सएलएस। इसका मतलब ये है लिस्ट ऑल फाइल्स, उन तमाम फाइलों की लिस्ट शो करो किन की, हुज एक्सटेंशन इज एक्सएलएस, जिनकी एक्सटेंशन वो है एक्सएलएस होगी। वो तमाम फाइलें शो की जाएंगी। हुज नेम कंसिस्ट ऑफ 4 कैरेक्टर्स, वो तमाम फाइलें जिनके नेम 4 कैरेक्टर पर मुश्तमिल होंगे। फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ देयर नेम्स आर मार्क एंड द 4th कैरेक्टर कुड बी एनी। पहले जो 3 नंबर होंगे वो MAR मार्क होंगे और नेक्स्ट जो 4th वाला नंबर होगा वो कोई भी होगा। जिन फाइलों के ये नेम होंगे वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। नेक्स्ट जिस कमांड पे हम बात करने लगे हैं वो है किल कमांड। आर्टिकल 2.9.7 किल कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव और डिलीट अ फाइल फ्रॉम द डिस्क। उस डिस्क के ऊपर जितनी भी फाइल हैं उनको रिमूव कर दिया जाए या डिलीट कर दिया जाए।
इस किल कमांड का जो सिंटैक्स है वो देखें, किल फाइल नेम। किस फाइल को आप किल करना चाहते हैं, उस फाइल का सिंटैक्स में देखें, कमांड तो लिखी किल, अब उस फाइल का नेम भी रिप्रेजेंट करना जरूरी होगा। जिस फाइल को किल करना है, साथ किल कमांड लिखने के बाद आप उसका नेम लिखेंगे और उसको किल कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, किल इन्वेंटरी डॉट बेस, डिलीट द फाइल इन्वेंटरी डॉट बेस इन द करंट डायरेक्टरी। जो मौजूदा डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के नाम से एक फाइल है जो मौजूदा डायरेक्टरी के अंदर है, उसको डिलीट करना है, जो कि सब डायरेक्टरी है किसकी, गुड की। किल जी ड्राइव गुड्स इन्वेंटरी, इस कमांड के अंदर देखें, ये जो इन्वेंटरी है ये सब फाइल है किसकी, गुड्स की। डिलीट ऑल फाइल्स नेम इन्वेंटरी विद एनी एक्सटेंशन, बी केयरफुल while using kill command, always specify the file names extension when using the kill command. You may lose your data accidentally while using this command. इस कमांड को जब भी यूज किया जाएगा बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी, अदरवाइज हम एक्सीडेंटली अपना जो डाटा है उसको लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है लिस्ट कमांड। आर्टिकल नंबर 2.9.8 लिस्ट कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ लोडेड प्रोग्राम पार्शली और कंप्लीटली ऑन द स्क्रीन। जब इस कमांड को यूज किया जाता है, इसका मतलब है डिस्प्ले लिया जाता है उस लोडेड प्रोग्राम का मुकम्मल तौर पर या पार्शली। सिंटैक्स देखें, लिस्ट लाइन नंबर फाइल नेम एंड नेक्स्ट लिस्ट लाइन नंबर फाइल नेम। इसका क्या मतलब है, ये एग्जाम्पल से हम देखते हैं। पहली एग्जाम्पल देखें, लिस्ट कमांड की जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं स्टूडेंट। जब हम सिंपली लिस्ट टाइप करेंगे, इसका मतलब ये है लिस्ट ऑल लाइंस इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जितनी भी लाइंस हैं उन तमाम लाइन की जो लिस्ट है वो आपको शो होगी, वो आपको मिल जाएगी। लिस्ट 20, लिस्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम्स अप टू द लाइन 20। पहली लाइन से लेकर लाइन नंबर 20 तक जितनी भी लाइंस होंगी उनको शो किया जाएगा। लिस्ट 10 to 20, लिस्ट लाइंस फ्रॉम 10 through 20। एंड नेक्स्ट देखें, लिस्ट 20, लिस्ट लाइंस 20 थ्रू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। 20 से लेके आखिरी लाइन जो प्रोग्राम ही वहाँ तक आपको उसकी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी एक कमांड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर जो आपका प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट उसको कराना वो मुश्किल है, चूँकि वो है लोड कमांड। जब तक प्रोग्राम लोड ही नहीं होगा, ज़ाहिर है हम प्रोग्राम राइट करते हैं, राइट करने के बाद उसको सेव करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्टरी में, ड्राइव में हम उसको सेव करते हैं। उसके बाद जब हमने उस पर मज़ीद वर्क करना है, उसको रन करना है, तो उसको सबसे पहले हमें लोड करना पड़ेगा। इसलिए आर्टिकल नंबर 2.9.9 लोड कमांड, दिस कमांड लोड्स अ फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। इसका सिंटैक्स देखें, लोड फाइल नेम, लोड किया जाएगा। अब जो भी वो फाइल का नेम होगा उस फाइल नेम को लोड कर दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल देखें,
एग्जाम्पल्स, लोड D कोलन बैकस्लैश फैक्ट डॉट बेस। इसका मतलब ये है लोड्स किया जाए फाइल नेम्ड फैक्ट डॉट बेस फ्रॉम D ड्राइव D के अंदर इस नेम की जो फाइल है उसको लोड किया जाए। जब वो लोड होगी तो उस पे मज़ीद जो हम काम कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। लोड D कोलन बैकस्लैश फैक्ट डॉट बेस लोड्स एंड एग्जीक्यूट द फाइल फैक्ट डॉट बेस फ्रॉम D ड्राइव में से फैक्ट डॉट बेस के नेम वाली जो फाइल है उसको लोड भी किया जाए और एग्जीक्यूट भी किया जाए। ये जो R है इसका मतलब है जब भी इस लोड कमांड के साथ R लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि लोड करने के बाद उस फाइल को एग्जीक्यूट किया जाए। पहले वाले एग्जाम्पल में देखें R का यूज़ नहीं हुआ, तो उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ उस फाइल को आप लोड करें जिस भी ड्राइव में है। इसमें इस कमांड में लोड की कमांड के साथ ये R यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि उस प्रोग्राम को लोड करने के बाद एग्जीक्यूट भी किया जाए। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है MK डायरेक्टरी आर्टिकल नंबर 2.9.10 MK डायरेक्टरी कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर मजीद डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए MK डायरेक्टरी कमांड का यूज़ किया जाता है। इसका सिंटैक्स देखें, MK डायरेक्टरी पाथ नेम, किस पाथ पे उसका नेम देंगे, कहाँ पे आप उसकी सब डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखें, MK डायरेक्टरी D ड्राइव के अंदर कोलन बैकस्लैश गुड्स बैकस्लैश इन्वेंट्री। इसका मतलब यह है कि D ड्राइव के अंदर गुड्स वाली फाइल की मजीद जो है सब डायरेक्टरी इन्वेंट्री के नाम से क्रिएट की जाए। क्रिएट्स द सब डायरेक्टरी इन्वेंट्री विद इन द डायरेक्टरी ऑफ गुड्स। D ड्राइव के अंदर जो डायरेक्टरी गुड्स है उसके अंदर मजीद जो उसकी सब डायरेक्टरी इन्वेंट्री है उसको क्रिएट किया जाए। MK डायरेक्टरी की मदद से हम एक डायरेक्टरी के अंदर मजीद सब डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड देखें, रीनम आर्टिकल नंबर 2.9.12 रीनम कमांड। रीनम कमांड किस लिए यूज होती है? दिस कमांड इज यूज टू रीनंबर द प्रोग्राम लाइन। किसी भी प्रोग्राम की लाइन को रीनंबर करने के लिए, रीनेम करने के लिए, उसको दोबारा नंबर देने के लिए रीनम कमांड का यूज किया जाता है। सिंटैक्स देखें, रीनम न्यू नंबर ओल्ड नंबर इंक्रीमेंट। आपको पता है कि जब भी हम GW बेसिक के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो वो किसी लाइन नंबर से स्टार्ट होता है, फिर उसके अंदर कोई ना कोई इंक्रीमेंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन नंबर है वो 10 से शुरू होती है और उसके अंदर 10 का ही इंक्रीमेंट होता है, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जिस लाइन को भी हम री नंबर करना चाहते हैं उसका न्यू नंबर लिखेंगे, फिर उसका अपना वो लाइन का नंबर लिखेंगे, उसमें इंक्रीमेंट हम कौन सा डालना चाहते हैं वो लिखेंगे। इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं।
ये एग्जाम्पल है इसकी। रीनम, अगर सिंपली रीनम लिखा हो तो क्या मतलब है, असाइन न्यू नंबर टू द होल प्रोग्राम। सिंपली अगर प्रोग्राम के अंदर आप रीनम लिखते हैं, इसका मतलब है तमाम प्रोग्राम को असाइन किया जाए न्यू नंबर। प्रोग्राम की तमाम जो लाइनें हैं उसको न्यू नंबर असाइन किया जाए। नेक्स्ट कमांड में देखें, रीनम 80, 30। इसका मतलब ये है कि असाइन न्यू नंबर्स टू द होल प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन 80 विद द इंक्रीमेंट ऑफ 30 इन लाइन नंबर। जो लाइन नंबर 80 से स्टार्ट हो रही हैं वहां से लेकर आगे जितनी भी लाइन है उनको री नंबर किया जाए, मगर इसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो 30 का होगा। ये तो लाइन नंबर हो गया, मगर ये क्या होगा, इंक्रीमेंट। जैसा कि हमने उसके सिंटैक्स में देखा कि पहले लाइन नंबर होता है फिर उसका इंक्रीमेंट भी होता है। रीनम लाइन 150, 70 एंड 50। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है assign new number to line from 70 to the end program such that the new sequence will start from 150। जो लाइन को नंबर असाइन होगा वो 70 से शुरू होगा और स्टार्ट होगी 150। लाइन 70 विल बी री नंबर्ड। लाइन 70 को री नंबर किया जाएगा टू 150 से, एंड एन इंक्रीमेंट, जो उसमें इंक्रीमेंट यूज होगा वो 50 का होगा, इज मेड फॉर ईच नेक्स्ट लाइन। जो हर नेक्स्ट लाइन जो अगली लाइन होगी उसके अंदर इंक्रीमेंट 50 का करके अगली लाइन लिखी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है आर्टिकल नंबर 2.9.13 के अंदर RM डायरेक्टरी कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव, डिलीट अ डायरेक्टरी फ्रॉम द डिस्क। RM रिमूव या डिलीट, किसी भी डिस्क में से, किसी ड्राइव में से जब किसी डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो फिर RM डायरेक्टरी कमांड का यूज किया जाएगा। इसका सिंटैक्स देखें, RM डायरेक्टरी पाथ नेम, रिमूव करो डायरेक्टरी को, अब उसका पाथ नेम देंगे, किस नेम से वो जो डायरेक्टरी है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये इसकी एग्जांपल दिखाई गई है, RM डायरेक्टरी d:\_goods:\_inventory। इसका मतलब ये है कि डिलीट किया जाए सब डायरेक्टरी इन्वेंट्री को, जो कि डायरेक्टरी है गुड्स की। डी ड्राइव के अंदर एक डायरेक्टरी है गुड्स, उसकी सब डायरेक्टरी है इन्वेंट्री। आप सब डायरेक्टरी इन्वेंट्री को डिलीट करना चाहते हैं डी ड्राइव के अंदर, तो फिर ये कमांड इस तरीके से यूज की जाएगी। रन कमांड वेरी इंपॉर्टेंट कमांड है। इस कमांड के यूज के बगैर आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। प्रोग्राम राइट तो कर लिया, एडिट भी कर लिया, सेव भी कर लिया, मगर जब तक हम रन कमांड को यूज नहीं करेंगे हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। आर्टिकल 2.9.14 रन कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। जब तक आप रन कमांड नहीं लिखेंगे, नहीं टाइप करेंगे, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम currently in memory. If the program is not in memory, it first load and then run.
अगर वो मेमोरी के अंदर प्रोग्राम नहीं होगा, अगर वो मेमोरी के अंदर प्रोग्राम नहीं होगा तो सबसे पहले उस प्रोग्राम को लोड किया जाएगा, फिर उस पर रन कमांड यूज की जाएगी। सिंटैक्स देखें इसका, रन लाइन नंबर, फिर देखें कॉमा और, रन फाइल नेम कॉमा और। इसकी एग्जांपल देखते हैं। रन कमांड टेबल डॉट बेस, टेबल डॉट बेस के नाम से जो फाइल है उसको रन करना है और एग्जीक्यूट भी करना है। एग्जीक्यूट्स टेबल डॉट बेस विदाउट क्लोजिंग डाटा फाइल्स, जो डाटा फाइल को क्लोज किए बगैर इस फाइल को एग्जीक्यूट किया जाए। इफ यू आर यूजिंग द स्पीकर ऑन द कंप्यूटर, प्लीज नोट दैट एग्जीक्यूटिंग द रन कमांड विल टर्न ऑफ एनी साउंड दैट इज currently running and will reset music foreground। जब आप इस कमांड का यूज़ करते हैं तो आप किसी भी किस्म का वॉल्यूम, स्पीकर ये नहीं यूज़ कर सकते, किसी भी किस्म का म्यूज़िक यूज़ नहीं कर सकते, उसमें चेंजिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेव कमांड पे। सेव कमांड क्या काम करती है? जैसा कि लफ्ज़ सेव से ही आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आर्टिकल नंबर 2.9.15 सेव कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज। ये कमांड जो है प्रोग्राम को बाद में लेटर यूज़ के लिए, बाद में यूज़ करने के लिए किसी ना किसी डिस्क पर सेव कर देती है। अब सेव करेगी किसी ना किसी नेम के साथ सेव करेगी। सिंटैक्स देखते हैं। सेव कमांड उस फाइल का नेम, ए सेव कमांड फाइल नेम, पी क्या मतलब है एग्जाम्पल से देखते हैं। सेव मैट्रिक्स डॉट बेस ए, सेव द फाइल मैट्रिक्स डॉट बेस इन ASCII फॉर्मेट। जब आप ए को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ASCII फॉर्मेट के अंदर आपकी जो फाइल है वो सेव होगी। सेव मैट्रिक्स डॉट बेस पी, जब आप साथ पी यूज़ करेंगे इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाइल है सेव द फाइल्स इन इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट, वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर सेव होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम कमांड पे। सिस्टम कमांड कैसे काम करती है, इसका क्या मतलब है। दिस कमांड इज यूज्ड टू exit from GW basic and return to operating system environment। आपको पता है ये जितना भी हम काम कर रहे हैं ये GW बेसिक के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। तो जब हम सिस्टम कमांड को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम GW बेसिक कमांड से निकलकर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। सिंटैक्स है सिस्टम, एग्जाम्पल सिस्टम टाइप इन डायरेक्ट मोड, कि डायरेक्ट मोड के अंदर इसको ले जाया जाएगा। लिस्ट कमांड। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है लिस्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट ऑल आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी टू द प्रिंटर। जो प्रिंटर की मेमोरी के अंदर मौजूदा प्रोग्राम है उसको, उसके पार्ट या तमाम लिस्ट को यूज़ किया जाएगा। इसका सिंटैक्स देखें। लिस्ट लाइन नंबर से लेकर लाइन नंबर GW बेसिक
always return to command level after list is executed. The line range option for list are the same as the list. ये L लिस्ट भी L लिस्ट की सिंपल लिस्ट की तरह ही काम करती है। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है प्रिंट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू प्रिंट डाटा एट द प्रिंटर। डाटे को प्रिंटर पर प्रिंट करने के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो है एल प्रिंट, लिस्ट प्रिंट। सिंटैक्स क्या है? एल प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन की लिस्ट को प्रिंट किया जाए। आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, जो कि यूनिट नंबर 2 का था, हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो पेज नंबर 17 से लेकर पेज नंबर 17 से लेकर पेज नंबर 27 तक हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने इस लेक्चर की समरी देखें, जिस पे हमने बात की रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक्स, कि बेसिक के अंदर वेरिएबल को कैसे नेम असाइन किया जाता है। टाइप, डिक्लेरेशन, करैक्टर की जो डिक्लेरेशन है वो किस टाइप से होती है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल की कौन कौन सी टाइप हैं। फिर हमने कांस्टेंट पे बात की। लास्ट पे हमने बात की बेसिक कमांड्स में। मुख्तलिफ कमांड को हमने एक एक करके देखा और उसकी एग्जाम्पल की मदद से हमने समझा कि बेसिक GW बेसिक के अंदर ये मुख्तलिफ कमांड कैसे वर्क करती हैं। हर कमांड का एक अपना ऑब्जेक्ट होता है और किस तरीके से वो वर्क करती है। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।